यास नाम का तूफान तेजी से ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे के आसपास इसके तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ धामरा और बालासोर के बीच ओडिशा तट पर पार करेगा। इसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों में होगा। इस वजह से आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट कल रात से ही बंद है, जो कि कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे से उड़ने वाली उड़ानों को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। यास तूफान के मद्देनजर जिन जिन इलाकों में इससे क्षति की संभावना है, वहां पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई लोगों को देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जहां यास तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। हालांकि कहते हैं तूफान से पहले की शांति जो थी वो तो आपको हमने दिखा दी, लेकिन अब तूफान आने की बारी है। तो उससे पहले देखिए किस तरह से भीषण बारिश हो रही है, कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही है। आपको हम दिखा रहे हैं भद्रक उड़ीसा की तस्वीरें, क्योंकि उड़ीसा में भी यास का प्रभाव देखने को मिलेगा। रामेश्वरम तमिलनाडु की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, तेज हवाएं वहां चल रही है। साथ ही साथ उड़ीसा के चांदबाली इलाके की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लहरें जो है, तेज लहरें हिलोरे मार रही हैं और ऊंची ऊंची लहरें अब उठ रही हैं। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदरबन से हमारे साथ सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दीघा से अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सूर्याग्नि, आपसे जानना चाहेंगे, सुंदरबन का इलाका हर कोई जानता है, ऐसे में यहां पर भी यास का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो एहतियातन बताया जा रहा है लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। तो क्या विस्थापन की पूरी प्रक्रिया हो गई है? देखिए श्वेता, अगर हम पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो उनका दावा है कि 8 लाख से अधिक लोगों को यहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है पूरे इस कोस्टल बेल्ट से। और जहां पे हम लोग हैं साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, वहां से ही 2.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। ये चीज हमें समझनी होगी कि ये बेल्ट जो है या दीघा से लेकर काकद्वीप, साउथ 24 परगना, सुंदरबन का एरिया इलाका जो है, ये इसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे साइक्लोन्स यहाँ पे देखे हैं। पिछले ही साल आम्फान सुपर साइक्लोन साउथ 24 परगना में ही उसने लैंडफॉल करके वो कोलकाता की तरफ उसने रवाना लिया था। लेकिन यहाँ की परिस्थिति अगर हम आज की दिखाएं तो यहाँ पे बारिश हल्की हो रही है, लेकिन हवाएं जो है वो बहुत तेज है। समुद्र तट पे अगर हम देखें, लहरें इतनी कल क्योंकि पिछले 24 घंटों से हम यहाँ पर है श्वेता, हमने देखा है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरी जगह का हुआ है एनवायरमेंटली। यहाँ पे ना पहले हवाएं चल रही थी, ना बारिश हो रहा था, ना ही समुद्र इतना रफ हो चुका था। लेकिन आज का सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता लैंडफॉल का समय नजदीक आता जाएगा, यहाँ पर ये स्थिति जो है ऐसी ही बनेगी और शायद इससे भी बदतर से बदतर हो जाए। श्वेता, बिल्कुल, और तस्वीरें सूर्याग्नि आपकी साफ बता रही है, जो कुछ भी आप बोल रहे थे, किस तरह से वातावरण में परिवर्तन है वो साफ देखने को मिल रहा है। अनुपम, आपसे समझना चाहेंगे, दीघा में खास करके, क्योंकि कल भी आपसे बातचीत हुई थी, दीघा में खास करके अब किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है जबकि यास तूफान जो है वो टकराने वाला है। बिल्कुल, यास तूफान जस्ट पहुंचने ही वाला है, लेकिन उससे पहले ही कितनी रफ कंडीशंस हैं, स्थितियां कितनी विकराल होती जा रही हैं। मेरे पीछे सबसे पहले पेड़ों को मैं दिखाऊंगा। पेड़ अगर आप देख पाएं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। हमारा जो अनुमान है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़ गति से यहाँ हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। कल रात से ही यहाँ हवाएं चल रही हैं और इस वक्त समुद्र का जो रूप आप देख रही हैं, विकराल रूप, अशांत रूप और बेहद ही गुस्से में, ये रूप यहाँ पर तो बिल्कुल अमूमन नहीं रहता है। बेहद शांत समुद्र रहता है, लेकिन अभी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। एक्सट्रीम रफ कंडीशन जिसको बोला जाता है समुद्र की, वो स्थिति है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और ज़बरदस्त थपेड़े जो तटबंध बनाए गए हैं वहाँ आकर टकरा रहे हैं। चीज़ें उड़कर दूर निकल जा रही हैं। अगर कोई टुकड़ा कुछ भी पड़ा हुआ है, हल्का है, वो उसे हवा
हवाएं उड़ाकर ले जा रही हैं। तो ये स्थितियां हैं जब कि जो डामरा पोर्ट है उड़ीसा में, जहां पर लैंडफॉल बताया जा रहा है, वहां से लगभग सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गया है ये तूफान। और दीघा से भी अभी जहां पर हम लोग हैं यहां से भी महज 40 से 50 किलोमीटर दूर रह गया है। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है लैंडफॉल का, लेकिन एग्जैक्ट लैंडफॉल थोड़ी देर में ही होगा। और उससे पहले की जो स्थितियां हैं, जो विकराल स्थितियां हैं, जो कठिन स्थितियां हैं, विकट स्थितियां हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यही जो लैंडफॉल का प्रोसेस होता है, कई घंटे तक चलता है, यही नुकसान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर इस बार जो सबसे ज्यादा कोशिश की गई है, इवैक्यूएट की गई है लोगों को, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि संपत्ति का जो नुकसान होगा, पेड़ों का जो नुकसान होगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। तेज हवाओं के ऊपर निर्भर कर रहा है। और जैसा कहा जा रहा है 155 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आप और सूर्याग्नि, आप लोग अपना भी ध्यान रखें और साथ ही साथ आगे भी आपसे हम रिपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपना खुद का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महाराष्ट्र में कोरोना के केस घट रहे हैं, मगर करीब 18 जिले ऐसे हैं जहां केस बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि इन जिलों में अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज को कोविड केयर सेंटर में ही क्वारंटीन रहना होगा। घर में क्वारंटीन होने की छूट अब नहीं मिलेगी। कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है। अब राज्य में दूसरी लहर जब काबू में आती दिख रही है तो कई जिलों में केस बढ़ने लगे हैं। एक तरफ जून से महाराष्ट्र की अनलॉकिंग शुरू करने की मांग और ये बढ़ते केस। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरह केस नहीं बढ़ने चाहिए। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहाँ होम आइसोलेशन खत्म किया जाएगा और हर मरीज को कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन होना जरूरी होगा। होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही है या होम आइसोलेशन की वजह से भी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि उस पर जो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है वो इतना ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए होम आइसोलेशन के बजाय सभी को कोविड केयर सेंटर CCC में दाखिल किया जाए, ऐसा एक निर्णय लिया गया है। गांव-गांव में भी CCC सेंटर करने के लिए भी हमने कहा है और देहातों में भी अगर इस तरह के CCC सेंटर होते हैं तो जो 15th फाइनेंस कमीशन के जो निधि होती है, जो गांव के ग्राम पंचायत को भी दी जाती है, तो वह निधि से भी 25% वह निधि इस CCC के आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए या आइसोलेशन के जो खर्चे हैं वो खर्चों को खर्चे करने के लिए इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यह भी डिसीजन दिया है। हालांकि मुंबई के अंदर इस तरह का कोई बैन नहीं होगा और मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। जिन जिलों में होम आइसोलेशन बैन कर दिया गया है वो हैं कोल्हापुर, सांगली, सातारा, यवतमाल, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम, बीड़, गढ़चिरौली, अहमदनगर और उस्मानाबाद। महाराष्ट्र में 21 अप्रैल को कोरोना के 67,468 केस आए थे, जबकि 24 मई को मात्र 22,122 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना का संक्रमण नीचे लाने में काफी सफल हुई है, पर इन 18 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि इन जिलों में भी संक्रमण काबू में रहे। अब आशा वर्करों को भी कोरोना टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि गाँव में ज्यादा टेस्टिंग हो सके। कि टेस्टिंग हम करेंगे तो सिर्फ आंकड़ा बढ़ा के नहीं चलेगा, जनरलाइज टेस्टिंग करके नहीं चलेगा। ये टेस्टिंग तो सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में है पेशेंट के, यानी जो पॉजिटिव है उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स, इन्हीं के लोगों में से टेस्टिंग होना ज़रूरी है। तो फोकस्ड और राइट टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। जनरलाइज टेस्टिंग करके पॉजिटिविटी रेट नीचे लाना ये कोई अपनी पीठ थपथपाने का ये कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए राइट टेस्टिंग करना चाहिए। यह भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आज के इस मीटिंग में दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के भी खूब केस आ रहे हैं। इस समय राज्य में म्यूकरमाइकोसिस के करीब 2,25,000 मामले हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन B की भयंकर कमी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक 1 जून से इस दवा की किल्लत काफी कम हो जाएगी। एम्फोटेरिसिन B हमें मिलना चाहिए, तो इसलिए ग्लोबल टेंडर भी हमने इशू किया है। तो ग्लोबल टेंडर में भी हमें अच्छा रिस्पांस आया है कि जिससे
करीबन 60,000 वॉइल्स 1 जून को देने के बारे में या हमारे राज्य सरकार को मिलने के हद तक उपलब्धि होने वाली है। 1 तारीख के बाद 100% इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी एम्फोटेरिसिन बी के सप्लाई के हद तक होगी। कोरोना को काबू में करने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में इस समय वैक्सीन की भयंकर कमी है। सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला था, जिन पर 3 दवा कंपनियों का रिस्पांस आया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो वैक्सीन की सप्लाई कब तक कर पाएंगी। राजेश टोपे ने एक बार फिर दोहराया कि ये काम केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। उन्होंने अभी तक शेड्यूल नहीं दिया है, सप्लाई का शेड्यूल नहीं दिया है। जैसा कि फाइजर है, स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनेका है, ये 3 कंपनीज का रिस्पांस आया है। और जैसा फाइजर आपको सभी को पता है कि यूएस का है, स्पुतनिक रशिया का है, एस्ट्राजेनेका यूके का है, तो ये सभी के रिस्पांस आए हैं, उनके रेट्स भी आए हैं, लेकिन उनका सप्लाई का शेड्यूल आया नहीं, जो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अगर वो सप्लाई का शेड्यूल आता है तो महाराष्ट्र सरकार जरूर यह सभी वैक्सीन खरीदी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,27,000 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 93% जा पहुंचा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए तैयारी में जुट गई है और बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स भी बना दिया गया है। इस टास्क फोर्स का कहना है कि माता पिता को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी एक्सपर्ट ये अंदेशा जता चुके हैं कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग उठ रही है, पर सोमवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डराने वाली अटकलों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों में गंभीर संक्रमण नहीं होंगे, सिर्फ गंभीर बीमारी वाले बच्चों को ही अस्पताल में भर्ती की नौबत आएगी। महाराष्ट्र पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर समीर दलवई के मुताबिक पहली लहर में कोरोना ने बुजुर्गों को संक्रमित किया था, दूसरी लहर में युवा चपेट में आए, इसलिए तीसरी लहर में बच्चे निशाने पर आ सकते हैं, मगर इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। उसमें फर्स्ट वेव में हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स जो उम्र से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था। सेकेंड वेव में हम देख रहे थे कि 30, 40, 50 इयर्स इस एज में इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है। तो अब जिनको इन्फेक्शन हो गया, जनरली हम मानते कुछ देर के लिए वो इम्यून है, या अब उनको इन्फेक्शन तुरंत फिर से नहीं होगा। तो अभी बचे कौन जिनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं या जिनको वैक्सीन मिला ही नहीं। तो हमारे देश में 40% जनता 18 साल के नीचे है। तो अगर ऊपर वाला न करे लेकिन थर्ड वेव आती है तो ये जनरली 18 इयर्स के नीचे जो उम्र के बच्चे हैं उनमें 40% बच्चे पॉपुलेशन है जिनमें आ सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रिकॉशन के तौर पे ऑलरेडी बच्चों के इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यास नाम का तूफान तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। आज सुबह 11 बजे के आसपास इसके तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तूफान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ धामरा और बालासोर के बीच उड़ीसा तट को पार करेगा। इसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों में होगा। इस वजह से आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट कल रात से बंद है, जो कि कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे से उड़ने वाली उड़ानों को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए भद्रक उड़ीसा की तस्वीरें, रामेश्वरम तमिलनाडु, क्योंकि इन 8 राज्य हैं जो कि इससे प्रभावित होंगे। तो आपको हम बता दें चंद्रावली, साथ ही साथ आपको हम बता दें कि देखिए किस तरह से हल्दिया पश्चिम बंगाल में, हुगली में तस्वीरें सामने आ रही है तेज हवा के साथ बारिश की। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में तूफान के आने से पहले तेज हवाएं चलने लगी है। आज तक संवाददाता सूर्याग्नि की रिपोर्ट देखिए। मोक्काली के समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने, जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, वो आज दोपहर के आसपास
बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागरदीप, बकहाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकहाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है और इस समुद्र तट पर आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह पे हवाएं, अगर लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है। और ये इसका इम्पैक्ट जब होगा तब समझ में आएगा कि बकहाली और साउथ बंगाल में कितनी तबाही मचती है। कैमरा पर्सन रक्तम के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बकहाली, साउथ 24 परगनास। की तस्वीरें आपने देखी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान जो है वो रफ हो चुका है, लहरें उफान मान रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। साइक्लोन यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है। समुद्र भी काफी रफ हो चला है, बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची लहरें, और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं। सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं। और जो लैंडफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जा रही है बालासोर और पारादीप के बीच में, एग्जैक्टली बालासोर और धामरा पोर्ट के बीच में ये टकराने वाला है। और हम हैं दीघा में, यहाँ से भी ज्यादा दूर ये जगह नहीं है। अगर हम धामरा पोर्ट की बात करें तो वो लगभग 200 किलोमीटर है और बालासोर सिर्फ 100 किलोमीटर यहाँ से है। तो यहाँ पे भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज है। हमें लग रहा है 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। और जब लैंडफॉल होगा उस समय ये 185 किलोमीटर अधिकतम जो रफ्तार है वो बताई जा रही है। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। थोड़े बहुत पेड़ जरूर गिरे हैं, लेकिन इवैक्यूएशन हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, दीघा। आपको बता दें कि यास नाम का तूफान तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। आज सुबह 11 बजे के आसपास टकराने की इसकी आशंका है और इस वजह से कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यास नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। पश्चिम के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर तूफान की आहट है और डर कितना है उसे आप सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। यास तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हजारों टन की किसी ट्रेन के पहियों को इस तरह से सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई में चौंकाता है और बताता है कि यास तूफान कितना खतरनाक है। ये तस्वीर कहां की उसे आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा के केंद्रपाड़ा ले चलते हैं, जहां यास तूफान की वजह से ओडिशा के तट पर लहरें आसमान की तरफ कूच कर रही हैं। जिस तरह से ताउते तूफान के आने के बाद अरब सागर की लहरें मचल रही थी, वैसा ही कुछ ओडिशा के तट पर भी हो रहा है। ये ओडिशा का केंद्रपाड़ा है, जहां पर तूफान के खतरे के संकेत हवा में तैर रहे हैं। ये देखिए, तूफान से पहले बवंडर ओडिशा के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास करवा रहा है। ओडिशा में समंदर के आसपास ऐसे बवंडर
लगातार लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए जिसमें एक रिहायशी इलाके में ऐसा हो रहा है। ओडिशा में जहां भी ये हो रहा है वो अपने पीछे टूटे घर और अफरा तफरी छोड़कर जा रहा है। बवंडर ही नहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बारिश भी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों को अपने घर की चिंता सता रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है, ये तटीय इलाका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बुधवार सुबह तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट को छूने के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान उड़ीसा से एंट्री करेगा, जिसका असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कुल 8 राज्यों पर होगा। ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110 से 120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे उड़ीसा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। यास की वजह से ओडिशा में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, जो 118 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होंगी। इसके बाद जो हरा इलाका आपको दिख रहा है उसमें ओडिशा, दक्षिण बंगाल और झारखंड का हिस्सा है। वहां पर 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसके बाद बैंगनी रंग में घिरे इलाके में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यास तूफान उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छुएगा, जहां 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। और ये बालासोर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4-5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है और ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की ऐसी चेतावनियों को देखते हुए ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज तक है ग्राउंड जीरो में, इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। लेकिन असली चुनौती कोविड-19 पैंडेमिक की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है और इसी बीच में उड़ीसा सरकार के सामने बड़ी चुनौती। गृह मंत्रालय के साथ और उनकी दिशा निर्देश में यहाँ पे सारे बंदोबस्त किए गए हैं। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए इस वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रही है। बालासोर के पास चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ हो गई है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफान की खबर दे रहा है। हालांकि इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके के लिए खतरनाक हो जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राइडॉक का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है उसका तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षा रहो। अगर यास तूफान के असर की बात करें
तो कुल 8 राज्यों पर यह सीधा असर करेगा। यास की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो बिहार के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है। इसी तरह से दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर मेनली रेनफॉल होगा। इसके अलावा झारखंड को छोड़ के बिहार, समल, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम वगैरह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और तेज हवा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा। ये जो साइक्लोन है कल दोपहर में सागर आइलैंड तथा पारादीप के बीच में टकराएगा दोपहर को दोपहर में। उसके बाद इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली रहने की संभावना है। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हैवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी रेनफॉल होगा। ये तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर सराबोर हो गया है। हालांकि यास तूफान टकराएगा तो बालासोर से, लेकिन असर ओडिशा के तमाम इलाकों पर होने लगा है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, आज तक।